हेलो। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। और कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास सर, बढ़िया है। मैंने तुम्हारा आज वीडियो देखा अभी, कौन सा? अलोज वाला। एलोज वाला? अरे सर, अपना वीडियो बोलो। नहीं और तुमने उसको टेक्निकली बड़ा अच्छा बनाया ना। टेक्निकली आलोक ने किया है। आलोक ने उसमें वो सब ये करता है। वो आलोक उसमें सब स्लाइड डालता है और क्या क्या डालता है। हाँ हाँ, वो उसने काफी अच्छा है वैसे वो। मतलब एडिटिंग बड़ी अच्छी की है उसने। ओके ओके। तो मैं सोच रहा था कि मैं इसको अपने चैनल पे भी डाल दूं, बिल्कुल सर। है ना। मैं आलोक को बोलता हूँ, वो आपको भेजेगा। नहीं नहीं, मैंने वो कर लिया सब कुछ। ओके। वो तो मैंने कर लिया है, डाउनलोड एडिटिंग वगैरह सब कर लिए। फैंटास्टिक सर, बिल्कुल डालिए ना। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो मैं इसको डाल देता हूँ। मैं फिर भी मैंने कहा एक बिल्कुल, बार क्योंकि तो हम तो सुन रहे हैं सर, उस वीडियो में बोल तो आप ही रहे हो। नहीं नहीं, फिर भी मेहनत तो आप लोगों की है ना उसमें सारी। कोई नहीं, कोई नहीं। उसको शूट करना, एडिट करना, सब करना, मेहनत तो हाँ हाँ। तुम्हारी है, बराबर। इसलिए राइट तो तुम्हारा ही है। चलो मैं डालता हाँ, हूँ इसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल डाल दो। ओके। ओके, थैंक यू। सर थोड़ा एलोज सॉक के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आज तक आपने जो पहला लेक्चर लिया था, आई थिंक तभी एलोज लिए थे। तब एलोज नहीं थी, मतलब थोड़ा छोटे में समझाया था। तब तो हम लोग एचएचएफ में पैदा भी नहीं हुए थे। एलोज नॉर्मली देखो कोई भी बंदा यूज नहीं करता है, फिजिकल पे भी नहीं सर डायरिया में यूज करते हैं, बस मतलब वही है वही किया है अभी तक आ रहा है बस इतना। अलोज का मतलब इतनी बड़ी दवाई को उन्होंने बिल्कुल डायरिया तक सीमित। इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम। यस, द स्टूल एस्केप्स। हाँ, बहुत सारा इतना ही आता है, एक सेंटेंस आता है। यस। तो पर कोई भी दवाई इतनी छोटी नहीं होती है, ये तो पक्का है ना। और जिसके इतने सारे रूब्रिक हो, इतनी वेल प्रूव्ड रेमेडी मानी जाती है। हनुमान सर ने प्रूव करी है। और उसके बावजूद भी आप इसको डायरिया तक सीमित रखा हुआ है। डायरिया भी नहीं कह सकते कि वो उसके साथ वो निकल जाती है, गैस के साथ में, मतलब अनकंट्रोल्ड सा होता है उसके। इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम। इनसिक्योरिटी होती है, समझ नहीं आ रहा था स्टूल आएगी या गैस आएगी, ये होता है ना बेसिकली। करेक्ट। मतलब निकालना चाहता है वो गैस, पर निकल जाती है स्टूल, ये मतलब है ना। यस। तो गैस माने अनहार्मफुल थिंग, क्योंकि चाहे सारा दिन गैस निकलती रहे तो आपके कपड़े तो नहीं खराब होंगे ना। बराबर है। तो पर आपने जरा सा भी वो निकाल दिया तो फिर आपके लिए मुसीबत है, दोनों के लिए मुसीबत है ना। तो यही तो साइकोलॉजी में चलेगा। रेक्टम को साइकोलॉजी से अलग थोड़ी है। यस, माइंड में भी वही चलेगा। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जो एलोज है वो कोई भी डर्टी चीज अपनी बाहर नहीं आने देगा, यानी उसके किसी एक्शन से जो उसका आसपास का जो वातावरण है
जिसको आप लोग IPR बोलते हो, उसमें कोई खराबी नहीं आ जानी चाहिए। समझ आ गया पॉइंट? अरे भी जैसे हम 10 लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे परिवार है, मान लो परिवार में जो भी ज्वाइंट फैमिली, अड़ोसी पड़ोसी है, ये वो है, तो जो अलोज बंदा होगा वो उसमें एक रूब्रिक है, फ्रेटरनाइज्ड विद द होल वर्ल्ड। अभी मुझे जुड़ रहा है। हाँ, अभी जुड़ रहा है। फ्रेटर्निटी विद द होल वर्ल्ड। तो फ्रेटर्निटी दोस्ती नहीं होती, फ्रेंडशिप थोड़ी होती है फ्रेटर्निटी। तो इसको आप एक किस्म से एक जैसे लोगों का मिला जुला समूह जैसे कह सकते हैं। यस जैसे हम मेडिकल फ्रेटर्निटी। तो भाई आखिर हम है एक ही फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, पर दोस्त नहीं है। करेक्ट। दुश्मन भी नहीं है। सिख समुदाय हो गया, हिंदू समुदाय हो गया। हाँ, जैसे कहते हैं सिख फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी, होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी। तो ये एक ग्रुप जैसा हो जाता है, पर इसमें बहुत क्लोज बॉन्डिंग नहीं होती है जैसे दोस्ती में होती है। ऐसे परिवार है हमारा, हमारे रिश्तेदार होते हैं, तो पर हम उनके लिए बिल्कुल मरे नहीं जा रहे होते, पर आपस में एक संबंध होता है। चलो चाहे साल में एक ही बार मिले, चाहे 10 साल में हम एक बार मिले उनसे, पर फिर वो हमारे समूह का हिस्सा होते हैं। अपनों में से है, अपने लोग हैं, बोला अपने। जैसे कहते हैं ना, ये डॉक्टर यार ये तो अपना ही बंदा है, चलो कोई नहीं, अपना ही बंदा, अपनी पैटर्निटी का ही बंदा है। अरे यार ये कोई नहीं है तो अपनी, ठीक है इसको रखो, ये भी रेडी वाला, ये मैं भी रेडी वाला हूँ, ऐसे समझ गए पॉइंट? तो वो उनमें एक आपस में बॉन्डिंग सी, लाइट सी बॉन्डिंग होती है। राइट। तो ये होल वर्ल्ड कैसे हो गया फिर? सब फ्रेटर्निटी विद द होल वर्ल्ड। मान लो एक झुग्गी वाला निक्सन से या जॉर्ज बुश से या अटल बिहारी से या मोदी से थोड़ी फ्रेटर्निटी मनाने जाएगा। तो वर्ल्ड में तो वो लोग भी आते हैं ना, पर होल वर्ल्ड किसका? उसका अपना वर्ल्ड, जहां तक उसका रेंज है। एक चींटी का वर्ड क्या होता है? बिल के पास तक ही होता है, उसको कहने में ये तो इसी की, ये दुनिया इसकी है। बच्चा अपनी दुनिया में मस्त रहता है, ऐसे कहते हैं ना हम लोग। तो उसका जहाँ भी सर्कल है वहां तक वो उसकी दुनिया है, होल वर्ल्ड है उसके लिए वो। तो जिससे आपका कोई कंसर्न ही नहीं है, वो आपका वर्ल्ड नहीं है। तो इसी तरह जो जैसे मान लो हम लोग होम्योपैथ हैं, और जिन होम्योपैथ से हमारा आपस में मिलना जुलना है, तो अब मैं उन सबसे उसको दोस्ती का ऐसे कोई बात नहीं कहूँगा मेरी किसी वजह से इस ग्रुप में कुछ नेगेटिव चीज़ें खड़ी हो जाए, मेरी वजह से। पॉइंट, अगर आप लोग मान लो माइंड को मानते हो, तो मैं कुछ माइंड के जो उस मेथड के आपकी सोच के खिलाफ कुछ पॉइंट नहीं बोलूँगा, नहीं तो फिर ये गड़बड़ होगा। यानी मेरी वो स्टूल नहीं लीक होनी चाहिए, इशारा जरूर कर दूंगा कि हाँ भाई माइंड यार थोड़ा सा है तो डिफिकल्ट। अब मैंने गैस तो निकाल दी, मतलब कह तो दिया ना गड़बड़ है तुम्हारा, गड़बड़ है। तो सर ऐसा भी क्या कि एलोस की ऐसी तासीर ही होती है कि वो बोलना चाहता है, मतलब जैसे हार्ट पेशेंट है और काफी सारे गुस्से के भी सारे रूब्रिक्स हैं शायद एलोस में। गुस्से, बहुत गुस्से वाला होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाला होता है ये। हाँ। एलोस तो नक्स वक्स से कैमोमिला से ज्यादा गुस्से वाला होता है। हाँ। बहुत ज्यादा गुस्सा होता है इसके अंदर, मतलब पागलपन तक गुस्सा होता है। जो बात इसको पिंच करती है पागलपन तक के लिए उसको चाहता है कि मैं सबको खत्म कर दूं, मार दूं, पीट दूं, जो भी है सुना दूं, सब कुछ कर दूं, पर वो अपने को रोक के रखता है कि अपने बंदे इनके साथ क्या नहीं, ये इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम है। अपने बंदे नहीं है, अपने बंदे नहीं है वो, तो काम खराब हो जाएगा। मतलब घर में मन मुटाव, इन आपस में फैमिली में मन मुटाव हो जाएगा। इसलिए अब ये कह रहे हैं ना माइंड ठीक है, उसे लग रहा है माइंड ठीक नहीं है, माइंड पे प्रिस्क्राइब करना ठीक नहीं होता है, वो फिजिकल ठीक होते हैं। पर अब ये सब लोग कह रहे हैं, लगता तो है कि इनको खूब ऐसा सुना दूं कि नहीं तुमने कितने सही किए, हमने इतने सही करें, तो उसको ये तो है कि माइंड ठीक नहीं है। पर मैंने अगर इनको कहा ठीक, तो ये सब लोग नाराज होंगे। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ नहीं यार माइंड थोड़ा सा है, उतना एक्यूरेट नहीं होता है, आसान नहीं होता माइंड को समझना वगैरह वगैरह। पर मैं ये नहीं कहूँगा यार ये क्या तुम बकवास करते रहते हो, फिजिकल में देखो हम कितने केस निकालते हैं। तो अपना सारा जो गंद है, गंद का मतलब जिसे आप लोग पसंद नहीं करते हो वही तो गंद हुआ ना। तो उसको मैं नहीं निकालता, पर क्योंकि गुस्सा बहुत है तो वो फिर भी खराब शब्द निकल जाता है। तो एक रूब्रिक है, इसलिए वो गैस और स्टोव का कनेक्शन है इसके साथ। ये मैं बोल रहा हूँ इनसिक्योरिटी। तो वो
रूब्रिक है एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, होल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट, ऐसे हाँ, यस। उसमें 2 ही दवाइयाँ हैं, साइलेशिया और एलोज। तो साइलेशिया का भी यही काम खराब होगा, वो बड़ा चालाकी से चलता है, उसमें अकल ज्यादा है, मैनिपुलेटिव, इसमें इमोशन ज्यादा है कि भाई अगर मैंने कहा तो ये सारे ग्रुप के अंदर जो भी मेरा फैमिली रिश्तेदार जो जिस भी सर्कल से जुड़ा हुआ है, जो उसकी फैटर्निटी है, उसमें काम खराब हो जाएगा, वो रिश्ते टूट जाएंगे, वो पुराने वाली बात नहीं रहेंगे, पर वो उनको बना के रखना चाहते हैं। फियर ऑफ पोल्यूशन ये रूब्रिक है? फियर ऑफ पोल्यूशन नहीं, ये रूब्रिक नहीं है, फियर ऑफ पोल्यूशन अभी बताते हैं, इसको भी बताते हैं। तो क्योंकि फैटर्निटी होल वर्ल्ड, उसकी प्रायोरिटी क्या है, फैटर्निटी विद द होल वर्ल्ड है, इसमें अकेली दवाई है, सिर्फ अकेली। तो यानी किसी भी कीमत पर ये जो मेरा समूह है, इसमें जरा सा भी मनमुटाव, नेगेटिव पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए वो काम करता है। तो बेसिक एक ही रूब्रिक हुआ ना, चाहे वो आपके कितना ही भी अगेंस्ट हो, मतलब आप उसको लगेगा आप बिल्कुल खराब हो, फिर भी उसको दिल भी कर रहा है कि इसको मार दूं, सुना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, पर फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल टाइटली होल्ड करके रखेगा कि नहीं, कुछ नहीं बोलना, अगर बोल दिया तो ये हो जाएगा, तो स्टूल निकल आएगा, हो जाएंगे, तो स्टूल निकल जाएगा, हाँ स्टूल निकल जाएगा, फिर वो तो फिर भी कुछ तो बोल ही देता है ना। वो जब इतना भयंकर गुस्सा होगा तो जीरो तो रह नहीं सकता, तो वो गैस तो निकलेगी, तो गैस से भी तो पोल्यूशन फैलता ही है ना, थोड़ा सा बदबू तो आएगी ना आसपास। इसकी गैस सर बहुत फैलता है। तो अब ये तुम जो पोल्यूशन की बात कर रहे हो ना, पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन, अब जैसे मान लो जानवर है, मिट्टी में सना हुआ नदी में घुस गया, तो हम उसको पोल्यूशन नहीं कहते। तो पोल्यूशन फिर कहाँ से आता? जैसे मान लो ऊपर से पहाड़ों पे से कीचड़ उड़ के मट्टी वट्टी सब आके बह के आ जाती है, तो पोल्यूशन नहीं होता। तो पोल्यूशन कहाँ से आता? पोल्यूशन मैन मेड होता है। यस सर, हमेशा मैन मेड को पोल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लो साउंड पोल्यूशन है, तो कितने भी शेर दहाड़ रहा हो, हजारों चाहे शेर दहाड़ रहे हो, तो आप उसको पोल्यूशन नहीं कहते। फैक्ट्री चल रही है, हाँ मतलब, तो फिर उसका साउंड पोल्यूशन करते हैं। हाँ, अब हजारों पशु नदी में नहा रहे हैं, आप पोल्यूशन नहीं कहते उसको। तो साउंड कितनी भी हो, कितने भी आंधी तूफान आ जाए, कितने जोर से डेसिबल में बिजली चमकती है, आप उसको पोल्यूशन नहीं कहते। तो लेकिन अगर एक लाउड स्पीकर चल रहा होता है या पटाखा टूट, तो फिर आप पोल्यूशन कहते हो। तो पोल्यूशन मैन मेड होता है। तो इसमें फियर ऑफ पोल्यूशन है इसमें, कि कुछ रूब्रिक है ना, कि वो पोल्यूशन का डर उसको बना रहता है। तो किसका मतलब हो कि आसपास का जो रिश्तेदार जो कुछ सर्कल है, उनमें से कोई ना बोल दे। अब मान लो आलोक, मान लो, समझ लो ये कम माइंड को मानता है सपोज, तो कल को यही ना कह दे, हाँ यार फिजिकल मैंने देखा था, उसमें बड़ा अच्छा लगा था, तो अब मैं हर हालत में मेरा टेंशन इस पे होगा कि ये ना बोल दे, नहीं तो सारा माहौल। तो पोल्यूशन मतलब उस जो उसकी फैटर्निटी है, उसमें से कोई ऐसा बंदा ना निकल के खड़ा हो जाए जो ये कहे नहीं, मतलब ऐसी बात ना बोल दे जिसमें आपस में कोई, तो वो उसको भी सूदिंग डाउन करके रखेगा, है ना। तो पोल्यूशन ये नहीं है कि वो ये वाला पोल्यूशन नहीं है, बाहर वाला, इससे कुछ लेना देना नहीं है उसको, वो फैटर्निटी के बीच का पोल्यूशन है। सर एक छोटा सा केस कोई अगर आपको याद आ रहा हो? अच्छा, ये केस याद आ रहा, मैंने पहले भी शायद पब्लिश कराया हुआ है इसमें। एक मेरे पास एक छोटे बच्चे के लिए आती थी एक औरत, वो बिल्कुल सूखा चाहती, लेडी यंग थी, मतलब 32-33 साल की थी, छोटा बच्चा ही होगा ना ऑब्वियसली उसका, तो उसको थोड़ा सांस वास की दिक्कत होती थी बच्चे को। अब उससे मैं बड़ा दुखी रहता था, हालांकि पैसे देती थी वो, पर फिर भी यार बिना मतलब के आप आ जाओगे, अब आप क्या करोगे? आपको मान लो दवाई पता है इस बच्चे को कुछ हुआ नहीं है, अब कितना करोगे उसके लिए? मान लो आप पैसे भी दे दोगे, वो 2 घंटे बाद फिर लौट के आ जाएगी, क्योंकि बच्चे को तो कुछ हुआ नहीं है। आप बार बार ना पैसे ले सकते ना उसको कंसोल कर सकते, तो आप दुखी रहोगे। अब आगे इसको छींक आई, रात को 2 बजे एक छींक आई थी, इसको सो रहा था ये, सुबह आगे निमोनिया तो नहीं हो गया इसको, अरे बाप रे, तो आप क्या करोगे? तो बड़ा परेशान हो गई। उसकी सास, उसके घर में एक माहौल था कि जितने बार भी आप टॉयलेट जाओगे उतने बार नहाओगे, मतलब सबको नहाना है, सबको नहाना, जो भी टॉयलेट जाएगा उसको नहाना है। तो अब उसके घर में 2 बहुएं थी,
2 आदमी हो गए और 1 ससुर हो गया, तो ये बीमारी सास की थी। अब उसका जो देवर था वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोल देता था। बड़े वाला तो जिसका पति था वो तो एडजस्ट था भी नहीं, अब तो माँ ने कह रखा है करना ही पड़ेगा हमारे को, तो वो टॉयलेट वायलेट रोक के बैठे रहते थे, सब नहाना ना पड़े। तो अब इसको ये रहता था कि भाई अब मेरा वो छोटा देवर है, वो आएगा, वो कुछ भी बोल देता है, तो वो उसके घर में घुसते इसके ऐसा हो जाता था। तो ये इसका निगाह उस पर रहती थी देवर की कि ये कुछ ना बोले, कि मान लो माँ को कुछ कह दिया इसने, या बाथरूम में चला गया फिर लौट के आया तो मुझे भी जाता है, माँ को पता लग गया तो माँ तो इस पर भड़केगी। तो वो उसको पैचअप करने के लिए बोलती थी कि भाई ये कुछ ऐसा ना कर दे जिससे कि हमारे परिवार में दोबारा कुछ खराबी हो। तो वो जब आती थी इस बच्चे के लिए तो मैं इससे बड़ा दुखी था, तो मैंने कहा भाई तुम मेंटल केस हो, तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए, बच्चे को तो कुछ हुआ नहीं है ना। तो बच्चे को लेके दुखी नहीं था मैं, इसको फिर मैंने इसको कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, तब इसने ये सारी कहानी मुझे बताई कि ये माहौल है, ऐसा ऐसा माहौल है। तो मेरे को हमेशा उस देवर का डर लगा रहता है। और क्यों डर लगा रहता है कि जो सास है, सास के पहले 7 बच्चे मरे, ठीक है, तो फिर किसी पंडित ने उसको बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा तो तेरे बच्चे जिएंगे। तो फिर इसने ये चालू किया टॉयलेट वाला सब सिस्टम, तो अगला बच्चा उसका बच गया, लड़का। फिर उसको पक्का हो गया कि ऐसे ही करना होता है। तो अब ये जो महिला है इसका ही बच्चा बीमार है और ये खुद बीमार है, मतलब खुद इसको जैसे क्रॉन्स डिजीज है ना, वो काफी खतरनाक होती है। तो वो है, कितनी बार मोशन होता होगा, कितनी बार खाना नहाते हो। तो इसको एक तो बच्चा, अब दूसरा बच्चा है नहीं उसके पास, एक ही बच्चा है और उसकी सास के साथ जा चुके हैं। तो अगर वो ना नहाई या इस पॉइंट पे लेके कुछ बोल गया तो सारा घर का माहौल, तो वो सारे घर के माहौल को सही रखने के लिए सबका काम करती थी वो, शुरू से लेके शाम तक। किसी ने कुछ भी कह दिया, पैसा देना, घर का सारी जायदाद सब दे देती थी वो, सब कुछ। पति कुछ कह रहा है, उस पति को भी कुछ नहीं बोलती, मतलब सबके सामने सब हलकुंदक तो चढ़ती थी। गुस्सा भयंकर, गुस्सा तो भयंकर, पर किसी को बोल नहीं सकती, क्योंकि बोला जिसको बोलेगा वही नाराज। तो ये साथ समस्या थी, बोल भी नहीं सकती और बोलना भी चाहती है, और इस हरकत को रोक भी नहीं सकते क्योंकि बच्चे की मौत, जिंदगी मौत का सवाल है। सास को हो चुका है, सास के बच्चे मर चुके हैं, तो मेरा भी मर गया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए उसको नहाना भी है। और नहाना अच्छा भी नहीं लगेगा ठंड में, 5 बार टॉयलेट, ये नहीं कि टॉयलेट नहीं जाना, पेशाब करने भी जाओगे तब भी नहाना होता है। तो घर नरक बना रहता है। हालांकि वो सास भी तो मेंटली है ना, अब बात उसको समझ आनी चाहिए इतने सालों के बाद। कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, हाय प्रभु। तो ये पॉल्यूशन उसका देवर से ज्यादा होता था, क्योंकि वो थोड़ा सा शादी नहीं हुई थी उसकी, तो थोड़ा ज्यादा बोल देता था वो। तो उसके घर में घुसते ही ये समस्या आना शुरू होती है। इसको एलोज देने के बाद ना ये बच्चे को लेके आई, फिर मतलब इसका फिर दोनों से मेरा पेट छूटा। हालांकि इसका कई महीने मैंने दी इसका एलोज, मतलब बीच बीच में रिपीट कर करके, तब जाके इसके अंदर। तो पोल्यूशन हम अगर वहाँ ढूंढते रहेंगे, वो वाला पोल्यूशन जो हम सोचते हैं, तो वो नहीं मिलेगा। उसका पोल्यूशन का रियल मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। पोल्यूशन अब क्या होता है, पोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, जैसे पानी वाटर पोल्यूशन है, इसका मतलब है कि अब वो वाटर ऐसे पीने योग्य नहीं है, कंटामिनेट हो गया जिसको आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो, यानी उसके अच्छाई वाले गुण तो खत्म हो गए। तो इसका मतलब यह है कि किसी इंसान ने उस घर के जो फेटर्निटी का माहौल है, कुछ ऐसा जहर उसमें डाल दिया है जो वो प्यार वाला माहौल खत्म होने का डर सता रहा है। समझ आ गया, ये पोल्यूशन हुआ। तो चाहे वो कह के करे, चाहे कुछ और करके, तो बड़ा मतलब सोच थोड़ा सा अलग है ये। अब वो तब है जब रियल मीनिंग ऑफ पोल्यूशन आप समझोगे। और ये पोल्यूशन जब आपको मालूम है पोल्यूशन आता है, तो फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगा। इसलिए पोल्यूशन को पहले 10 बार उस पर लिखना पड़ेगा, 10 डिक्शनरियों से ढूंढ के, फिर वो समझ आएगा ये कहना क्या चाहते हैं। अब जैसे हमारे साउथ है,
साउथ में जैसे मान लो कोई नई नवेली या कोई बहुएं होती हैं, तो वो सीधा किचन में नहीं जा सकती। अच्छा। रात को जैसे सुबह उठेंगी ना, सीधा नहीं किचन में जा सकती। तो उनको एक्सपेक्ट होता है भी रात को इन्होंने कुछ किया तो वो गंदी हो गई, तो उसको पोल्यूशन कहते हैं। दूसरा मेंसेस के टाइम में भी डॉक्टरल इमिशंस होते हैं हमारे, नाइट डिस्चार्ज जिनको हम लोग बोलते हैं, उसको भी पोल्यूशन बोलते हैं। तो वो किसने किया, खुद नहीं तो किया है ना, वो दिमाग में पोल्यूशन हुआ तो मैन मेड है वो पोल्यूशन, तो वो भी डर्टी हो जाता है। उसको भी किचन में उसको खुद ही ऑकवर्ड लगेगा, बड़ा गंदा हो गया। तो इतने ज्यादा वेराइटीज के लिए पोल्यूशन यूज होता है। जैसे मुर्दघाट से होके आओ तब, हाँ जैसे मुर्दघाट से होके आते तो भाई जो चार सीटें मारते कई लोग तब भी नहाते हैं कि मैं क्लिनिक। तो पोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि भाई आपको वो अलग अलग वेराइटीज के पीछे छुपा हुआ सेंस तो एक ही है ना, कि वो अब यूज करने लायक नहीं बचे हुए इसको, ये करोगे तो नुकसान होगा। ये इसका मतलब पोल्यूशन का सिर्फ इतना, यानी वो स्थिति हार्मफुल हो जाएगी। तो अगर किसी ने फेटर्निटी के खिलाफ बोल दिया तो फेटर्निटी में वो प्यार वाला माहौल, एक जो हार्मनी बनी है वो खराब हो गई ना। तो उस खराब करने वाले एलिमेंट का डर होता है इसको, क्योंकि उसका जो बेसिक है फेटर्निटी वो तो गई, ये चाहती है बनी रहे। समझ आ गया पॉइंट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तक थ्री नाइसमैन के वीडियोस में थ्री नाइसमैन सुनाते रहे, आप सुनते रहे, लेकिन आज आपने देखा कि सर पढ़ा रहे हैं और थ्री नाइसमैन स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। मतलब इतना मजा आ रहा है। सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्रिस्क्राइबिंग के टाइम में ऐसा लगता है कि सर ने 1 या 2 रूब्रिक्स लेकर के प्रिस्क्राइब कर दिया, लेकिन उसके पीछे पूरा समंदर ज्ञान का होता है कि हर एक चीज़ उस रेमेडी की पेशेंट से और पेशेंट के इन्वायरमेंट से मिल रही होती है। तो हमें सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हमको दिखता है, क्योंकि शायद हमारा लिमिटेड नॉलेज है, जिसकी वजह से लगता है कि अरे यार 1 ही 2 रूब्रिक पे कैसे दवा दे देते हैं, ऐसा कैसे होता है। उसके पीछे पूरा ज्ञान है, जिसके पीछे इतनी मेहनत है। जैसे सर ने बोला 10-12 डिक्शनरीज, फिर उसके बाद में लिखना, उस पर्टिकुलर रूब्रिक को अच्छे से समझ करके सारी चीज़ों को, सारे रूब्रिक्स को साथ में जोड़ करके एक उसका पिक्चर तैयार करना। मैंने तो कभी ऐसी एलोज नहीं सुनी थी सर। बहुत बढ़िया। लेकिन जब आपने समझाया तो मुझे क्लियर हो, क्योंकि रूब्रिक्स मुझे याद थे, लेकिन उसको कनेक्ट कैसे करना है वो तो रिपोर्टरी में लिखे हुए हैं। हाँ वो लिखे हुए हैं, वो तो बेसिकली इंग्लिश लिखी हुई है ना। हाँ। उसमें होम्योपैथी का तो कुछ है ही नहीं। होम्योपैथी का क्या है उसके अंदर? लेकिन ये जो इंटरकनेक्टेड के बाद प्रिंसिपल्स है होम्योपैथी, रिपोर्टरी तो इंग्लिश है ना, वो तो साइकोलॉजी है, उसको समझना। होम्योपैथी से तो कोई लेना देना नहीं है उसका। तो एप्लीकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एप्लीकेशन तभी होता है जब हमारे गुरु गुप्ता सर जैसे, ठीक है, जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे क्या हो जाएगा। लेकिन इससे एक हिंट मिलता है कि सर दवा को कैसे समझ सकते हैं। देते हैं, रास्ता दिखाइए, दिशा देते ना। अपन जैसे कॉलेज तक जाते जाते टीचर्स होते हैं, बाद में तो रिसर्च वर्क तो खुद ही करना होता है। करेक्ट। साइंटिस्ट के पास टीचर थोड़ी होते हैं, उनको खुद करना होता है। पर अगर वो बेसिक में टीचर नहीं होंगे उनके पास, तो फिर वो साइंटिस्ट भी नहीं बन सकते। सही है। एंड दैट इज अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर। जब हमको लगता है कि हमें चीज़ें आती हैं, वही सबसे बड़ा गड्ढा है हमारी प्रगति में। एंड पॉइंट है। हाँ, एंड पॉइंट है वो हमारे लिए। तो जितना आपको आता जाएगा ना, हाँ, उतना अपने आप को हीन भावना आती जाएगी कि मेरे को कुछ नहीं आता। अगर होम्योपैथी सही से समझे हो तो पता चलेगा कि अरे अभी तो कुछ नहीं समझा। अभी कितना समझना बाकी है। तो सोचो उस वक्त सर ने इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई थी और वो अभी नहीं है अवेलेबल। अब तो सब मुश्किल है, तो क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ, दोबारा लिखते ही थे ना, अब तो लिख भी नहीं सकते। अनफॉर्चुनेटली जिसको दिया गया था उसने उसका महत्व नहीं समझा और उसको गायब कर दिया। लेकिन आज हमने ये महत्व समझते हुए यहाँ पे आके ये जो चीज़ें थी जो कहीं किस मतलब सबको अवेलेबल नहीं, एलोस कितने लोग समझते हैं कि एलोस इस तरीके से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमने आज ये जो कहीं अंदर की तरफ बक्से में पड़ी हुई चीज़ें सर से आज निकाल के ले ली आप लोगों के लिए कुछ पन्ने। और हम प्लान करेंगे, हम चाहेंगे कि हम लोग ऐसे बार बार सर से मिले और हमारे डाउट्स भी क्लियर करते रहे और ऐसी नई नई चीज़ें हम सर से सीखते रहे। अच्छा, ह्यूमन रिलेशनशिप में और सीकिंग में भी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है।
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सर ने फेरम फॉस के ऊपर पहला आर्टिकल लिखा, उसमें क्या रूब्रिक, प्रेसीजन, जो कि सर की अंडरस्टैंडिंग से मैच करता है। वो प्रिसाइज होना चाहते हैं, एक्यूरेट होना चाहते हैं हर चीज़ में, तो उनको वो चीज़ दिखी और खट से उसी चीज़ पे। मेरे साथ समस्या क्या है, आर्टिकल। अब जैसे आप लोग डीडी करते हो, डीडी, अब वो मुझे समझ नहीं आती डीडी। मैं कहता हूँ ये आलोक है और ये एसकेडी है, डीडी क्या करता है? कैसे करूं इन दोनों को, ये नहीं समझ आता। नहीं, क्योंकि सर आपको वो है ना कि सचिन तेंदुलकर को जैसे ना बड़ी दिखती है बॉल, क्लियर कट, तो उसको तो पता है ना कि बॉल दिखती है, और जो नए हैं जैसे और कम एक्सपीरियंस है उनको नहीं समझ में आता कि मतलब सारी चीज़ें सिमिलर दिखती है। मतलब आलोक एसकेडी उनको सेम दिखते हैं। मेरे को अगर आप कुछ कहो ना भाई इस दवाई का डीडी करो, तो वो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको अलोज समझाओ तो मैं समझा दूंगा, अब आपको अलोज का नक्सोमी का में क्या डिफरेंस है, तो फिर वो एकदम दिमाग ना ब्लॉक होगा। मुझे क्यों ब्लॉक होगा, मुझे लगता है ये पूछ रहा भी काले और सफेद में अंतर क्या होता है। और मुझे याद है ये प्रश्न मैंने सर से सेमिनार में किया था कि सर प्लम्बम के अलावा तुम्हें मैंने पूछा सर ये प्लम्बम के अलावा आपके दिमाग में और कौन सी दवाई, तो सर 5 सेकंड रुके, फिर बोले सिर्फ प्लम्बम ही थी यार, और कोई थी नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। प्लम्बम देना था तो प्लम्बम दिमाग में आई, और दूसरी दवा कैसे दिमाग में आ सकती है। तो अभी कितना पढ़ना बाकी है, लेकिन ये कि इस गाइडेंस के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि और डेप्थ में जाकर के डीडी से सर मतलब है डीप दृष्टि वो डेवलप करनी है हमको, तो पूरा प्रयास करेंगे करने का, और सर से ज्ञान लेकर के आपके साथ में शेयर करते रहेंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यूं ही 3 नाइस मैन आपको बार बार मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।